जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जो लगातार हमसे ये सवाल कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं कि एनटीपीसी के लिए मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर बना लीजिए मैथ और रीजनिंग का, यही काफ़ी है। बाकी जीके और जीएस करंट अफेयर का मैं बता चुका हूँ, वीडियो में बताया गया है, आप देख लीजिए जाकर। तो देखिए, आज के क्लास में हम 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कस जो है कोई इधर उधर से नहीं उठाते हैं क्वेश्चन, बल्कि आप देख सकते हैं ये बुक है प्रीवियस ईयर पेपर का, किरण पब्लिकेशन का। आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, बस प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। टोटल 60 सेट है, करीब 60 सेट में मैथ की बात करें तो 1500 क्वेश्चन बन जाता है। और 1500 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाइए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी को पता लगेगा, आप कितने पानी में हैं, कितने रंग में हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सभी के सभी उजागर हो जाएगा। एक्यूरेसी क्या है, तो ये सब आप करके जाइए, बहुत ही फायदेमंद होगा। आप ही के लिए बोल रहे हैं, मैं खुद किया हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और फिगर इस तरीके का दे दिया गया है आपके सामने। इसका नाम नहीं दिया हुआ, मैं दे दिया हूं ए बी सी डी ई एफ। अब ए बी बराबर 6 दिया हुआ, सी डी बराबर 6 दिया हुआ, डी ई बराबर 12 दिया हुआ और ए एफ बराबर 19 दिया हुआ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट है नहीं, लेकिन इसको हम आराम से एकदम बारी बारी से देखिए तोड़ तोड़ के निकालेंगे, आराम से निकलेगा। तो देखिए, इस सी डी को इधर मिलाएंगे इस लाइन से, तो क्या होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम जी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस ई और डी को बी से मिलाते हैं, तो ई और डी को बी से मिलाते हैं, ये सीधा लाइन है। हो सकता है फिर बोर्ड पर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन बुक में सीधा दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है आपका एक आयत दिख गया है, ये एक आयत दिख गया है आपको। देखिए ए बी ई एफ एक आयत दिख गया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और ये त्रिभुज बी सी डी बचा हुआ है, इस क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए आयत ए बी ई एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिख देता हूं मैं, आयत ए बी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसके लिए लंबाई क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, यानी एफ का डिस्टेंस कितना 19 दिया हुआ, तो 19 लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, एफ या ए भी बोलिए, तो कितना है 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 114 आ जाएगा। ये क्या है, वर्ग इकाई आएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर ही आएगा। अब बचता है ये त्रिभुज बी सी डी। अब त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए 1/2 इंटू, ये हम 90 डिग्री मान कर चलेंगे, क्योंकि हम कभी टेढ़ा नहीं मानेंगे, बुक में भी दिया हुआ सीधा सीधा, तो ये मानेंगे लाइन जितना भी ड्रॉ हो रहा है एक दूसरे पर 90 डिग्री का हो रहा। तो देखिए 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, डीसी मान लेंगे, तो डीसी कितना है 6 है। अब ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, ऊंचाई ये बीडी है, तो ऊंचाई बीडी कितना होगा, देखिए यहां से लेके यहां तक 12 है ना, और टोटल 19 है, तो ये बचेगा 7 ही बचेगा ना। डीई 12 है और टोटल बीई या एफ बोलिए 19 है, तो बाकी ये कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, तो इंटू 7 कर देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 2 3 6 7 21 आ जाएगा। अब वर्ग इकाई ये भी आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, टोटल आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस हो जाएगा 114 जोड़ दीजिए आप, 114 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 135 क्या आ जाएगा आपका वर्ग इकाई आ जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था, कोई ऑप्शन है, तो 135 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए ना कितना मतलब बकवास दिया, वर्ग इकाई नहीं दिया, इकाई कर दी, तो फालतू ऐसे ही लग रहा है। बाकी 2 ऑप्शन में आप बनाइए कौन सा। अब देखिए एक तरीका ये हो सकता है, आप यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ नहीं करते, मान लेते यहीं तक करते हैं, डी तक ही करते हैं, ठीक डी तक ही करते हैं। अब क्या हुआ, ये देखिए जी डी ई एफ है,
आयत बन जाता। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई तो यहाँ 12 हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चौड़ाई यही 6 हो जाता। तो क्या हो जाता, देखिए 12 छक 72 हो जाता, 72 प्लस इसका क्षेत्रफल निकल जाए। अब देखिए एक यहाँ चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी जी, ए बी सी जी, ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है क्योंकि इसके एक दो भुजाएं ना समांतर है, तो समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस जी सी। तो ए बी कितना है 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, ये है 6, ये 12 है, समांतर भुजाओं का योग कर दिए, इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई 7 हो जाएगा ना, ये ऊंचाई अभी तुरंत ना बोले 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 6 7 42, 72 प्लस 42 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त आपका 12 छक 72 और 42, ठीक है 4 11 114 आ रहा। आंसर क्या 135 है। ये भी हो सकता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 6 6 12 इंटू ऊंचाई, ठीक है 6 7 42 12 6 72, इसे भी हो सकता है। देखते हैं कुछ गड़बड़ है लगता है। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा भिन्न 1/3 4/7 2/5 आरोही क्रम में लिखी हुई है। मतलब इन तीनों भिन्न को आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन दिया गया है कि लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम। तो इसको बहुत तरीका है पता करने का, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। तो जो मैं सुटेबल लग रहा है उसी को बताऊंगा, और जब इसका टॉपिक नंबर सिस्टम में आएंगे तो बढ़िया से बता देंगे। 1/3 है और 4/7 है और 2/5। क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 7 एकम 7 3 चौका 12। अब ये देखिए 7 और 12 में से कौन बड़ा है, तो बोलिएगा 12 बड़ा है, तो ये 4/7 हुए 1/3 से बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, 5 चौका 20 हो जाएगा और ये सब दोनों 14 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ 14 20 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, यानी ये भी इससे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा तो यही है, तो मान सबसे लास्ट में ये होगा, बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है, यानी सबसे बड़ा यही होगा। 4/7 कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रहा सभी भिन्न समान है, सभी भिन्न लग रहा समान नहीं ना लग रहा, समान आता तो समान नंबर भी आता, नहीं तो नहीं होगा ऑप्शन डी। और लास्ट में 4/7 ही होगा, बाकी दो भिन्न क्या होगा वो तो हम चेक ही कर लेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन एक ही मिल रहा तो मार्क निकल जाएंगे, टाइम बच जाएगा, यहाँ ये दो को करने से बच जाएंगे ना। बाकी 1/3 ही पहला होगा और 2/5 दूसरा होगा। आप देख लीजिए, नहीं तो कर यहाँ पर, ठीक ऐसे करना है। देखिए एक और सवाल है, टाइम एंड वर्क का है। बोल रहा है अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। तो बोल रहा चंदर अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। यानी पहला बार क्या है, अली 8 दिन में पूरा काम कर लेता है, बलविंदर जो है 10 दिन में पूरा कर लेता। उसके बाद क्या करता है, तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाता है और बोलता है कि 4 दिन में समाप्त करना है काम को, ठीक। उसके बाद उसके लिए चंदर को साथ लेता है, तो तीनों व्यक्ति मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है। तो पूछ रहा चंदर अकेला कितना दिन में करेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो अली कितना दिन में काम करता है, बोलिएगा 8 दिन में, और बलविंदर कितना दिन में करता है, तो 10 दिन में। अब ये अली प्लस बलविंदर प्लस चंदर तीनों साथ मिलता है, अली प्लस बलविंदर प्लस चंदन साथ मिलता है, तो 4 दिन में काम करना चाहता है, यानी 4 दिन में वो कंप्लीट कर देता है और कर भी देता है, बोला ना, और मैं समय पर कार्य कर लिया, यानी 4 दिन में तीनों मिलकर काम करता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो इन सभी का एलसीएम जो होगा 40 होगा, और ये 40 जो होगा टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क इतना काम करना है। अब देखिए ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 40/8 करेंगे 5 होगा। अब बी का एफिशिएंसी 40/10 करेंगे तो 4 होगा, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अब बस अब
अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, जो भी छात्र नए हैं हमारे चैनल पर, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस तरीके का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये टॉपिक जो भी है इसमें एक ही फार्मूला लगता है मेरे भाई, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। ध्यान रखना, इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर होता है वो टोटल वर्क होता है। ठीक, टोटल वर्क, ये याद रखना, बहुत ही छोटी चीज है और इसी पर आधारित क्वेश्चन है जितना भी। देखिए अब यहाँ टोटल वर्क है, एलसीएम मान लिया टोटल वर्क, और ये टाइम है, इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को टाइम से, तो इफिशियंसी आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो इफिशियंसी 5, 4, 10। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, चंदन बोल रहा है अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो यदि अली, बलविंदर और चंदन का इफिशियंसी कितना है 10, और अली और बलविंदर का इफिशियंसी कितना है 5 + 4 9 है, तो बाकी एक किसका इफिशियंसी होगा, चंद्र का होगा ना। फिर से देखिए, अली, बलविंदर और चंदन तीनों मिलाकर इफिशियंसी 10 है, 10 की इफिशियंसी से काम करता है, और अली और बलविंदर का अकेले में एफिशिएंसी 5 है, इसका 4 है, तो दोनों का कितना है 9 है, तो यहाँ पर तीनों मिलाकर 10 है, मतलब चंद्र का एफिशिएंसी 1 होगा, तो चंद्र का एफिशिएंसी 1 होगा मेरे भाई, तो कितना टोटल वर्क इसको करना है 40 वर्क करना है ना, तो 40 में डिवाइड कर देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 40 दिन आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है चंद्र कितना दिन लगेगा, तो 40 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, इस फॉर्मूले का यूज किया मेरे भाई। इफिशियंसी देखो, चंद्र का इफिशियंसी कितना आ गया, 1 आया ना, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है ना, 1 इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क 40 करवाना है, तो टाइम बराबर क्या है 40/1, वही डिवाइड कर दिए। ठीक, बहुत ही सिंपल था, ऐसे सिर्फ लिखा हुआ लंबा चौड़ा। ठीक, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये एडवांस का है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। असल में ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि फार्मूला दे दिया है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में a + b + c = 2s का समान संकेत पद्धति के साथ है, तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला ही पूछ दिया गया है, यहाँ पर स्मॉल a + स्मॉल b + स्मॉल c = 2s दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो है ना ABC त्रिभुज की भुजा है, साइड दिया हुआ, s जो है पेरीमीटर दिया हुआ। तो देखिए त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ये मान लेते हैं a है, b है और c है। कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c। ये ABC साइड है त्रिभुज का, और ये कैपिटल ABC एंगल है। तो आपसे पूछ रहा साइन a/2, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 10th में 9th या 10th में पढ़े होंगे कि साइन a/2 पूछा है ना। तो देखिए साइन a/2 होता है √s - a, है ना, तो यहाँ पर a इसके अंदर कुछ नहीं लिखाएगा, s - b × s - c/BC हो जाएगा बस। और यदि साइन, ये फार्मूला होता है याद रख लेना, साइन b/2 होता है बराबर √s - a × s - c/AC होता, मतलब b पूछ रहा है तो b होगा नहीं। उसके बाद साइन c/2 पूछता तो क्या हो जाता √s - a × s - b/AB हो जाता। फार्मूला पूछा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा s - b s - c, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बताएंगे डिटेल में, हड़बड़ाना नहीं है। जब ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम डिटेल में इसको प्रूव करेंगे कैसे ये आया। ठीक, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और क्वेश्चन कंप्लीट करना 2 ही क्लास में 25 क्वेश्चन करना है। आजकल 3-3 क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए हम नहीं चाहते कि एक ही मतलब क्लास में जितना लंबा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए और चीज़ें सब कुछ एक ही बार में बता दें। हड़बड़ाइए नहीं, बताएंगे, पेशेंस रखिए। देखिए एक और सवाल है, आपके सामने फिगर दे दिया गया है इस चतुर्भुज का ABCD, और इसमें एंगल B का मान 7x - 30 डिग्री और एंगल D का मान 5x डिग्री दे दिया गया, और बोला है कि ये समांतर चतुर्भुज है। ये का मतलब, इसका मतलब हो गया लाइन खींची है, इसके सामने का पैरेलल ये है और इसके सामने का पैरेलल ये है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो समांतर होती है, और कोण भी जो है ना, सामने का आमने सामने का कोण जो है बराबर होता है, यानी एंगल A बराबर एंगल C होगा, एंगल A बराबर एंगल C होगा, और एंगल B बराबर एंगल D हो जाएगा। अब देखिए x का मान पूछ रहा है, तो एंगल B और एंगल D को बराबर कर देंगे, यानी 7x - 30 डिग्री
बराबर 5x डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2x डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 15 डिग्री आ जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, बशर्ते आपको समांतर चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो इसके कंडीशंस होते हैं वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, तो लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने का कोण भी जो है ना वो बराबर होता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही लाडला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बोल रहा 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में क्या हुआ, उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कितना परसेंट लाभ या कितना परसेंट हानि हुआ। तो जब भी ऐसा सवाल रहे ना, तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ठीक होगा जस्ट इसके रिवर्स। जैसे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है ना, तो ये विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं का तो क्रय मूल्य के सामने 9 लिखा जाएगा, और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, यानी क्रय मूल्य के सामने ये नहीं बल्कि ये विक्रय मूल्य के सामने लिखा जाएगा, मतलब 15 लिखा जाएगा। समझ में आया? एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के उल्टा होता है। ये ध्यान रखना, जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के, ये भी लिख सकते हैं आप नोट में अपने कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उन दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, y रेशियो x में होगा। ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 गुणे SP, ये हो गया 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देते हैं, तो कितना आएगा 9/15 आ रहा है। यहाँ भी आ रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 9:15 आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए कुछ नहीं पूछ कह रहा क्या होगा, तो खरीदता कितना में 9 में, बेचता कितना में 15 में। आप इसको काट भी सकते हैं, 3:5 भी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना का आएगा 6 का, और लाभ हो रहा है ना, पता है ना कि 9 में खरीद रहा और बेच रहा 15 में, तो लाभ ही हो रहा। तो अंतर ले लेंगे 6 का, और लाभ के केस में क्या करेंगे, छोटा वाला वैल्यू जो है ना वो नीचे रखेंगे, हानि के केस में बड़ा वाला वैल्यू नीचे रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो लाभ के केस में छोटा वाला वैल्यू 9 × 100 कर देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो कितना आएगा 200/3। 200/3 क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है, ये तो पता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 66.66% क्या आएगा, लाभ आ रहेगा। आपसे यही पूछ रहा था, तो कोई है 66.6%, ये हानि है तो खत्म हो जाएगा ये, बाकी ऑप्शन बी और डी खत्म, ऐसे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही लाडला सवाल है, बार बार पूछता। देखिए भाई फिर एक क्वेश्चन आ गया है माध्यम मानक विचलन और विचरण गुणांक का। पिछले सेट में हम कर चुके हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट कर दिया है ना क्वेश्चन, शायद एक ही डिजिट लग रहा, मुझे लगता है जो है नंबर भी सेम ही। आप बताइएगा यदि देखे होंगे पिछले वीडियो, कमेंट बॉक्स में क्या सेम ही क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन बैंक कर जाइए। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, आप देखते जाइए। 60 सेट है ना, और वो भी अभी वॉल्यूम 1 है। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होगा, आपको रटा देंगे हम, चिंता मत करिए। इसीलिए बोल रहे हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ा सा आप इसको पेशेंस रखिए अपने आप को। देखिए बोल रहा यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक पूछ रहा, फिर से आ गया। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, उस वक्त लिखे हैं कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर। इस क्वेश्चन को बताने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिए, हो सकता है नए छात्र हमारे भाई बहन आए हैं देखने के लिए, उनको पता होना चाहिए। विचरण गुणांक बराबर, जो भी देख लिए इसके पहले क्लास का ये क्वेश्चन, वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक आंसर क्या होगा बताइएगा देखकर। विचरण गुणांक बराबर होता है मेरे भाई मानक विचलन, मैं लिख देता हूं मानक विचलन, या विचलन सिर्फ लिख सकते हैं, मानक विचलन बटे माध्य होता है। अब इंटू 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में हमेशा रहता है इसका आंसर, परसेंटेज में ही जनरली, तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब मानक विचलन कितना है 5 है, माध्य कितना है 25 है, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको 4 बार में काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 4 कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ गया ना।
तो ये फार्मूला याद रखिए, बहुत ही काम देने वाला है। जितना बोल रहे हैं उतना ही करिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मैथ के लिए हम गारंटी देते हैं, सब क्वेश्चन आप कंप्लीट करके आएंगे। पसंद आया ये तरीका, ये फार्मूला, तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर से रिपीट कर गया टाइम इन वर्क का, इसीलिए बोलते हैं आप क्वेश्चन बैंक करिए, बार बार बोल रहे हैं। बोला अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद क्या होता है, बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है, तो पूछ रहा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए। तो इस क्वेश्चन को जो भी भाई वीडियो को देख लिए, पिछले क्वेश्चन करवाएं, आप ईमानदारी पूर्वक वीडियो पॉज कर कर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक। तो देखिए अमित जो है किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है और बलबीर जो है उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों के टाइम का एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क मान लेंगे। अब टोटल वर्क आ गया 30, तो इफिशियंसी अमित का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बलबीर का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। अब देखिए बोला यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद 3 दिन के बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है, तो अमित को 3 दिन तक हम काम करवा देते हैं। तो अमित 2 की इफिशियंसी से काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो अमित जो है 3 दिन में काम कर लेगा आपका, 2 की इफिशियंसी से करता है, 2 × 3 बराबर 6 काम कर लेगा। मैं लिख देता हूँ 6 काम, ठीक। अब 6 काम करता है, क्या होता है, अब जो है बलबीर भी जुड़ जाता है, यानी अमित और बलबीर दोनों साथ काम करने लगता है। तो दोनों साथ काम करने लगता है, कितना की इफिशियंसी, 2 + 3 5 की इफिशियंसी से काम करने लगेगा। 5 की इफिशियंसी से काम करने लगेगा, मैं लिख देता हूँ अमित प्लस बलबीर जो है ना वो 5 की इफिशियंसी से काम करने लगेगा। तो काम कितना अभी बचा हुआ, 6 काम तो अमित कर लिया 3 दिन में, बचता है 24 काम। तो 24 काम मेरे भाई करेगा कितना, 5 की इफिशियंसी से, तो 24/5 दिन लगेगा, यही लगेगा ना। तो अब देखिए बोल क्या रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएंगे, तो काम कितना दिन में, 24/5 दिन में पूरा हो जाएगा, यही तो बोल रहा था। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ बोल नहीं रहा टोटल काम कितना दिनों में पूरा होगा, सिर्फ बोल रहा है कि जुड़ने के बाद है ना, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएंगे। तो सीधे 24/5 को आप 4 से ही 4/5 दिन लिख सकते हैं ना। बस यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और सिंपल तरीके से समझा भी रहे हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा ना। बस साथियों देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन पर आधारित जो टॉपिक है उसमें है। बोल रहा है एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, दोनों एक ही समय करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय में पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। यानी करनाल और पानीपत के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 75 किलोमीटर। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी। तो पूछ रहा बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक ट्रेन है दूसरा बस है, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। अब बोल रहा ट्रेन की चाल जो है ना बस की चाल से 50% अधिक है, तो बस की चाल यदि 100 मान लेते हैं तो ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसको हम कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। अब यहाँ से पूछा क्या, बस की चाल पूछ रहा है, यानी 2 का मान पूछ रहा है, तो 2 का मल्टीपल देखिएगा तो सभी है, यहाँ पर कोई चारा नहीं चलने वाला है कि आप ऑप्शन से बना दीजिएगा। और यदि ट्रेन का पूछता तो 3 का मल्टीपल देख लेते हैं, कोई होता तो कर देते हैं, यदि ऑप्शन 1 से अधिक होता तो कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन देख लेना है चेक करके, काहे कि हम कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों करें। अब बात नहीं बन रहा तो करना पड़ेगा। अब देखिए ये रेशियो हमेशा बोलते हैं, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसके साथ कोई एक वेरिएबल लगा हुआ रहता है। आप मान लीजिए x मान लीजिए, इन दोनों के साथ है। अब देखिए बोल रहा कि एक पॉइंट करनाल है और यहाँ से पानीपत के बीच का डिस्टेंस जो है वो 75 किलोमीटर है। अब सेम ही टाइम से खुलती है दोनों ट्रेन और बस करनाल से, और सेम ही टाइम पर पानीपत पहुंच जाती है, यानी दोनों का जो है टाइम बराबर है। तो टाइम किसका बराबर है मेरे दोस्त, टाइम ट्रेन का बराबर है, जो कि टाइम ऑफ बस के बराबर है।
अब देखिए बोल क्या रहा क्वेश्चन में कि जो रेलगाड़ी है ना, ट्रेन लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी। तो 12.5 मिनट के लिए रुकी कि जो इसका टाइम है इसमें 12.5 मिनट अभी और ऐड करिए ना 12.5 मिनट ऐड करेंगे तब जाकर ना टाइम बराबर हो जाएगा दोनों का। ये रुक रही है तो इसको इग्नोर थोड़ा करिएगा। तो आप देखिए जाकर ये 12.5 मिनट लिए और इसका जो टाइम लगा हो चलने में और ये टाइम बस के बराबर होगा। अब कुछ है क्वेश्चन में, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर ट्रेन का दूरी बटे 4, दूरी कितना है 75 बटे 4 ट्रेन का कितना 3x प्लस, अब 12.5 का मतलब क्या हुआ 25/2, 25/2 है ना। अब ये मिनट में है मेरे भाई, लेकिन आपको आंसर दिया किलोमीटर प्रति घंटा में और यहाँ किलोमीटर में, सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा घंटा में। तो घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे ना, मीटर मिनट में है, घंटा बदलेंगे 60 से डिवाइड बराबर बस का समय क्या होगा दूरी बटे 4, 75/4 कितना है 2x। अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में दम। अब देखिए क्या करेंगे हम 75 कॉमन ले लेंगे तो 1/2x माइनस 1/3x बराबर 25/2 गुने 60 करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया। देखिए 75/2x है ना, इसको इस 75/3x को उधर लेकर जाएंगे माइनस 75/3x, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो 1/2x माइनस 1/3x आया। देखिए मल्टीप्लाई करिए 75/2x माइनस 75/3x है ना, बराबर इधर है तो इसको रहने दिए 25/2 गुने 60। अब देखिए इसको हम क्या काट देते हैं, 3 बार में कटता है। अब 3 क्या आ जाएगा उधर चला जाएगा, 60 गुना 120 गुने 3 करेंगे कितना आएगा 360 आ जाएगा। यदि एलसीएम लेते हो क्या आएगा 6x एलसीएम ले लेते हैं मेरे दोस्त, तो 3 माइनस 2 आएगा, यानी 1/6x बराबर कितना आ जाएगा 120 गुने 3 कितना आएगा 1/360 आ जाएगा। समझ में आया, 1/360 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर आ जाएगा 60 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा बस की चाल, बस की चाल मतलब 2x का मान पूछ रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, x का मान इतना आ गया, 2x का मान पूछ रहा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया हो। स्पेस कम रहने के वजह से जो है ये थोड़ा सा हो सकता है खिचड़ी बन गया होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे भाई, बहुत ही, और कोई दम नहीं था, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, देखिए एक और सवाल है और ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है। इसको सिर्फ रेलवे नहीं, सीजीएल भी, एसएससी में हर एक एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब पूछते रहता। बोल रहा है एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को जो है 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ये मेरे भाई क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न देख लेना। ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर क्या है ना, 2 व्यक्ति चलता है, एक है अंश है और दूसरा जो है वो सिद्धि है, और एक ही पॉइंट से चलना शुरू करता है। देखिए मान लेते हैं इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और बोल रहा है एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, कहीं दिया हुआ एक वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है, इसी चक्कर को, ठीक है, डायरेक्शन नहीं दिया हो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान कर चलेंगे कि सेम डायरेक्शन में चल रहा। जब तक डायरेक्शन नहीं बोले तो मान कर चलना सेम डायरेक्शन में चल रहा। अब इसी डायरेक्शन में दोनों चल रहा, एक वो चल रहा पूरा चक्कर कितना लगाता है, एक जो है ये 18 मिनट लगाता है, अंशु जो है ना, अंश जो है 18 मिनट लगाता है और सिद्धि जो है ये 12 मिनट लगाता है। तो पहला जो है ना, जिस बिंदु पर से चलना स्टार्ट किया, इस बिंदु पर पहली बार मिलेगा, कितना समय में मिलेगा, तो इन दोनों के समय का एलसीएम ले लेना और जो एलसीएम आएगा मेरे दोस्त वही टाइम पर ये पुनः शुरुआती बिंदु पर एक बार दोबारा मिलेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 36 आ गया, यानी 36 मिनट है ना, तो मिनट लिख देंगे, यानी 36 मिनट के बाद वे आरंभिक बिंदु पर फिर से दोबारा मिल जाएंगे, यानी 36 मिनट के बाद ये इस पॉइंट पर फिर मिलेंगे दोबारा अंश और सिद्धि। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, एलसीएम निकाल लेना और जो एलसीएम आएगा वही पुनः शुरुआती बिंदु पर, जिस बिंदु पर चलता था, स्टार्टिंग किया था, उस बिंदु पर उतना ही टाइम में
फिर से दोबारा मिलाएगा, हाथ मिलाएगा, मिलेगा, ठीक है ना, बात करेगा, ध्यान रखना। देखिए एक और सवाल है और ये परसेंटेज का है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 20,000 है ना। बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि मतलब 110/100 हो जाएगा, यही होगा 10% की वृद्धि। अगला साल निकाल लेंगे, 2 0 खत्म, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 3 0 1 2 3 0 यानी 22,000 इसकी जनसंख्या होगी अगले वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22,000। 2200 नहीं होगा, 22,000 होगा, ठीक। देखिए एक और सवाल है और ये सवाल में हम सिर्फ ये नहीं करेंगे बल्कि जितना भी इससे पॉइंट बनता है सभी के सभी एक ही क्वेश्चन में निपटा देंगे। बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात 3:4:5 है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख ही गया होगा कि 3 4 5 जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना। 3 4 5 ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, लेकिन कंडीशन है मैं बता देता हूँ और भी इससे पॉइंट्स जो है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होता है ना कि इन दो छोटी भुजाओं का सम का स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं लिख देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब जो है क्या है ना कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर जो है वो लेस देन 5 के स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन 5 के स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई एक्यूट एंगल, ACUTE एक्यूट एंगल। मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण में लिख देता हूँ, ये समकोण है, ये भी लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज, ये लिख देता हूँ न्यू एंगल, ठीक, एंगल है, न्यून कोण लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए यदि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर ग्रेटर लेस देन हो जाएगा 5 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब हम ये हो जाएगा अधिक कोण, अधिक ये न्यून कोण अधिक कोण, हाँ ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि जब दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के बराबर हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज होगा, दो छोटी भुजाओं का सम बड़ी भुजा से बड़ा होगा तो एक्यूट एंगल होगा यानी न्यून कोण होगा, और इसका सम जो है बड़ी भुजा से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा यानी अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज का कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में, बहुत काम देने वाला है। साथियों देखिए एक और सवाल है और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, फिर पार्ट 2 इसका लाएंगे। और हो सकता है कुछ भाई का सवाल होगा ये कि आप पिछला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो वो भी करेंगे, वो लंबा क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए और दूसरा इसका पार्ट जो है ना दूसरा वीडियो वो छोटा हो जाए, सभी को बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है √8 - 2 √15 इनमें से किसके बराबर है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो कुछ नहीं, सिंपल है। अब देखिए सबसे पहले रूट के अंदर जो संख्या है ना इसको 2 फैक्टर करिए, 2 फैक्टर यदि करते हैं तो 5 और 3 का फैक्टर होगा 5 और 3। तो देखिए यदि √5, अब ये आ गया √5 - √3 का होल स्क्वायर यदि करते हैं तो ये चीज आ जाता है 8 - 2 √15। देखिए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, 5 + 3 8 - 2 √15 आ रहा है ना, तो ये स्क्वायर है ना तो बाहर आएगा क्या आएगा √5 - √3। अब देखिए यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि √3 - √5 तो भी कर सकते हैं ना, हमेशा कोशिश करना कि बड़ा में से छोटा घटा कर लिखने का, ठीक है ना। तो ये √5 - √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स बनता है वो कभी आएगा ना तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं आज के क्लास में,
यदि आप लोगों को समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि नहीं समझ आ रहा, और समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा भी लग रहा है मेरा मेहनत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए फायदेमंद है, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।